वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोगों की सीटेट साइंस की तैयारी। आई होप सारी तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो गई होगी और अब आप 31 जनवरी को बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं सीटेट साइंस में। जैसा कि लास्ट टाइम में हम टॉप 50 क्वेश्चन देख रहे थे जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से पक्का चांसेस हैं कि क्वेश्चंस कुछ फंसेंगे। तो उससे उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी जब आपका 31 जनवरी को एग्ज़ाम आएगा। तो उसमें मैंने पहली सीरीज़ इससे पहले एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने टॉप 50 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में भी लिंक दे दूंगी मैं उसका, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये इसका पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने 50 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं और आज की क्लास में हम ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेंगे और इस तरह से ये हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये मोर देन इनफ हैं। लास्ट टाइम में आप इन 100 क्वेश्चनों को ज़रूर देख कर जाएं तो इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको 31 जनवरी में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल गिव। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन क्या देता है। बताइए क्या देता है। देखिए, जब ये कंप्लीट रूप से नहीं जलते तो वहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऑप्शन सी हिंदी में हो जाएगा और हिंदी में ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको हम CO भी बोलते हैं, जो कि हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। वो कब रिलीज़ होती है, जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। कोई भी फ्यूल जो है अगर वो पूर्ण रूप से दहन नहीं होगा, पूर्ण रूप से नहीं जल पाएगा, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। एक पॉइंट आपको जो यहाँ पर और याद रखना है वो ये है कि जब कंप्लीट कंबस्शन होगा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट की जगह अगर कंप्लीट हो जाए, पूर्ण दहन हो जाए, तो उस केस में कौन सी गैस रिलीज़ होती है, तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O रिलीज़ होता है। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी आप इसमें जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसका मात्रक मैंने पहले ही बता रखा है, किलो जूल पर केजी होता है कैलोरीफिक वैल्यू का, और किसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो सारी चीज़ें भी आप पढ़ कर जाएंगे। और याद रखें, इनकम्प्लीट कंबस्टन कार्बन मोनोऑक्साइड देता है और कंप्लीट पूर्ण दहन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी कैन सी अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट। हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब। देखिए, नॉन ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट एमिट नहीं करते। जैसे बल्ब की बात करूँ तो बल्ब जो है वो ल्यूमिनस होगा, वो दीप्त होगा क्योंकि वो लाइट देता है। जैसे सन है, सन भी ल्यूमिनस है। जैसे कैंडल है, कैंडल भी ल्यूमिनस है क्योंकि वो लाइट देती हैं। तो जो लाइट देते हैं वो ल्यूमिनस होते हैं, लेकिन जिनमें से लाइट नहीं निकलती जैसे टेबल, चेयर, वो आपके नॉन ल्यूमिनस हो जाते हैं, अदीप्त हो जाते हैं। तो अगर किसी को आपको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखना है तो आपको क्या करना होगा, वो आपको कब दिखेगा, जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी उस ऑब्जेक्ट से और आपकी आंखों तक आएगी, तब ही वो ऑब्जेक्ट आपको दिख पाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है प्रकाश। जब हमारी आंखों की ओर उस वस्तु से टकराकर परावर्तित होगा, तभी क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो है हमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द लिस्ट ऑफ टाउन गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार करें और हमें बताना है बाउंड्रीज ऑफ अर्थ प्लेट आर नोन एज। पृथ्वी की प्लेट की जो सीमाएं होती हैं वो क्या जानी जाती हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। याद रखना क्या होता है, उसको हम सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड। ये NCERT में लिखा हुआ है, सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सिस्मिक जोन वो जोन होता है जो अर्थक्वेक के बहुत ज़्यादा प्रोन होता है और उसी में फॉल्ट जोन भी आपका आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस।
एक विद्युत प्रवाह क्या उत्पन्न करता है, हमने सब पढ़ा है। हीटिंग इफेक्ट भी देखा है कि किस तरह से जो सर्दियों में हीटर होते हैं वो ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं। केमिकल इफेक्ट में हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखा था, कैसे क्रोमियम की परत जो है साइकिल के ऊपर लगा दी जाती है ताकि जो साइकिल है वो चमके। मैग्नेटिक इफेक्ट भी हमने देखा था कि किस तरह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केमिकल हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट हमें तीनों के तीनों देखने को मिलते हैं, किससे? विद्युत के प्रवाह से, इलेक्ट्रिक करंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही क्वेश्चन आ गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम किस मेटल का यूज़ करते हैं टू मेक ऑब्जेक्ट अपीयर शाइनिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यही होता है, जब हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ा देते हैं तो वो प्लेटिंग होता है। और उसमें हम किस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है चमकाने के लिए। तो आंसर यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्रोमियम का यूज़ करा जाता है किसी भी धातु को चमकाने के लिए, शाइन करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ लिस्ट ऑफ मीडियम इज गिवन बिलो। कुछ माध्यमों की सूची हमें दी गई है, हमें बताना है कि जो साउंड होती है, जो ध्वनि है, वो इनमें किस में से गमन जो है वो कर जाएगी, ट्रैवल कर जाएगी। देखिए हमें पता है साउंड जो है वो वैक्यूम, निर्वात में ट्रैवल नहीं करती, स्पेस में ट्रैवल नहीं करती। क्यों? क्योंकि साउंड को प्रोपोगेट कराने के लिए, ध्वनि को संचरित कराने के लिए आपको किसी ना किसी पार्टिकल की, मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होगी। और वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते, जिसकी वजह से साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी। तो जो साउंड ट्रैवल करेगी वो वुड में करेगी, एयर में करेगी और वाटर में करेगी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। वुड में आपने देखा भी होगा, जब हम छोटे थे हम क्या करते थे, स्कूल में टेबल के नीचे अपना कान रख लेते थे और नीचे से क्या होता था, उस पर आवाज़ करते थे और वो हम अपनी कानों में बहुत तेज़ सुनाई देती थी। तो साउंड जो है वो वुड, सॉलिड में तो बहुत अच्छे से ट्रैवल करती है। सबसे ज़्यादा जो साउंड ट्रैवल करती है ना वो सॉलिड में ही करेगी। ऑप्शन ऐसे भी आ सकता था कि बताइए सबसे ज़्यादा साउंड किस में ट्रैवल करेगी, वुड में, एयर में, वाटर में। क्योंकि वुड सॉलिड है, सॉलिड में साउंड पार्टिकल पास पास होती हैं तो साउंड बड़ी आसानी से ट्रैवल कर जाती है। उसके बाद लिक्विड में और सबसे लास्ट में एयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। ध्वनि कंपन द्वारा निर्मित होती है। बिल्कुल, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, जो अणु होते हैं, वो आपस में टकराते हैं, जो वाइब्रेशन करते हैं और जिसकी वजह से ही ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। ये बात बिल्कुल सही है। साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। जी हाँ, ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता ज़रूर होती है, अदरवाइज साउंड जो है ट्रैवल नहीं करेगी, जैसे कि वैक्यूम में। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। प्रकाश और ध्वनि दोनों को ही संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट सही नहीं होगा। लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर जाती है, लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जबकि साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होगी। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों को मीडियम चाहिए, लेकिन लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और मीडियम की ज़रूरत भी होती है। बिना मीडियम के भी और मीडियम के भी जो लाइट है वो ट्रैवल कर जाएगी। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है कि साउंड ट्रैवल्स स्लोअर देन लाइट। ये बात भी बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा जब बिजली कड़कती है तो सबसे पहले क्या होती है, पहले बिजली जो है वो आपको चमकती हुई दिखाई देती है और उसके बाद साउंड की आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से हमें लाइट चमकती हुई पहले दिखाई देगी और साउंड की आवाज़ हमें बाद में आएगी। तो साउंड जो है उसकी स्पीड जो है वो लाइट से कम होती है। ये बात भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर डी है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ये सारे पॉइंट आप याद भी रखिएगा, वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रेफरेंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान और तकनीकी के विषय में हमें बताना है कौन सा सही पॉइंट है। तो मैं सीधा आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन नंबर 3। साइंस जो होती है वो ओपन एंडेड है, मुक्त अंत है, इसका कोई अंत नहीं होता। यहाँ पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, मतलब ये इसकी साइंस की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो ये ओपन एंडेड है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी होती है वो गोल ओरिएंटेड होता है, एक लक्ष्य उन्मुख होती है कि हमें
एक फ़ोन को डेवलप करना है, हमें ये चीज़ करनी है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक गोल ओरिएंटेड है, लेकिन साइंस जो है वो ओपन एंडेड है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ टीचर वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट फ्रिक्वेंटली टेक फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट। एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि लेती है, फीडबैक बहुत जल्दी जल्दी ले रही है। और मैंने पहले भी ये बहुत बार समझा दिया है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। इसे ही हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रूपात्मक आकलन बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोलते हैं, सीखने के लिए आकलन भी बोलते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम जल्दी जल्दी बच्चों का फीडबैक लेते हैं, उनकी कमियों का पता निकालते हैं। देखिए साइंस में हम कमियों का पता निकालेंगे और बाद में उनका निदान भी कर देंगे। तो असेसमेंट में आप साइंस में खाली ये मत समझिएगा कि कमियों का खाली पता लगाया जा रहा है। कमियों का पता साइंस में इसीलिए लगाया जा रहा है ताकि उन्हें दूर करा जा सके, ठीक है। तो साइंस में और सीडीपी में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा इन चीज़ों को लेकर। बाकी यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अल्ट्रासाउंड हैज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। पराश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति कितनी होती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो जो पराश्रव्य ध्वनि होती हैं, अल्ट्रासाउंड होती हैं, उनकी रेंज होती है ऑप्शन नंबर सी, अबव 20,000 हर्ट्ज। क्यों? देखिए 3 तरह से आपकी फ्रिक्वेंसी होती हैं यहाँ पर साउंड की। एक होती हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वो होती हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, जो हमें सुनाई नहीं देती। जो अर्थक्वेक की, वॉल्केनो की, ये सब साउंड होती हैं वो इंफ्रासोनिक होती हैं। और एलिफेंट और व्हेल जो होते हैं वो इस साउंड को सुन लेती हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर की साउंड आती है ऑडिएबल साउंड, जो हम सुन सकते हैं। तो मनुष्य कितनी फ्रिक्वेंसी की साउंड को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हम ह्यूमन जो हैं वो सुन सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाएगा, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जो है वो ह्यूमन सुन सकता है। बाकी जो अल्ट्रासाउंड होती हैं, जो मेडिकल वगैरह में यूज़ होते हैं, वो फ्रिक्वेंसी की रेंज अबव 20,000 हर्ट्ज होती है। और उसको भी ह्यूमन जो है वो नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ एनिमल जैसे कि कैट, डॉग और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो इस अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं। तो क्लियर हो गया, 20 से कम वाली इंफ्रासोनिक होती है, 20 से 20,000 वाली हम ह्यूमन को सुनाई देती है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली आपकी पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का न्यूमेरिक आपको देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 5 हर्ट्ज, है ना। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंपन कर रहा है 5 हर्ट्ज से। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड? तो मैंने काफ़ी बार फॉर्मूला बताया है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू, जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। तो यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी कितनी दे दी है, 5 हर्ट्ज दे दी है, और हमसे टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो मैं इस टी को ऊपर ले जाऊंगी और फ्रिक्वेंसी को नीचे ले आऊंगी। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो 1/5 हो जाएगा, और मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये 0.2 बन जाएगा सेकेंड। तो आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.2 सेकेंड। बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन में दे दी थी 5 हर्ट्ज, और टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक लड़का रोल कराता है एक रबर बॉल को वुडन सरफेस पर, ठीक है। तो बॉल जो है शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती है, और थोड़े समय बाद वो दूरी तय करने के बाद रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है। टू मेक द सेम बॉल ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, वो चाहता है कि ये बॉल जो है वो ज़्यादा दूरी कवर करे, तो उसको क्या कर देना चाहिए? तो उसको ऐसा करने के लिए फ्रिक्शन, जो घर्षण है, उसको कम करना होगा। और वो कैसे कम होगा? जब वो स्प्रिंकल कर देगा टेल्कम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस, लकड़ी की सतह पर अगर वो पाउडर डाल देगा, छिड़क देगा, तो उससे क्या होगा, जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो कम हो जाएगा, और जो बॉल है वो ज़्यादा दूरी कवर करेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत चांसेस हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ड्यूरिंग ड्राई वेदर while combing hair sometime we experience hair flying apart, the force responsible for this is। ज़्यादातर ये लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, और मोस्टली जब हम बाल बाते हैं तो क्या होता है, कभी वो उड़ जाते हैं, उड़े उड़े से हो जाते हैं। तो वो यही पूछ रहा है
कि ड्राई वेदर में जब हम कंघी करते हैं तो बाल हमारे उड़ने लगते हैं, तो वो क्यों क्यों होता है? तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो काम करती है। और ऑप्शन हिंदी में थोड़ा सा बी हो जाएगा, इंग्लिश में आपका ऑप्शन नंबर सी होगा और हिंदी में ऑप्शन बी होगा, स्थिर विद्युत बल। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कॉम्ब हैं और हेयर हैं, तो कॉम्ब के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हो जाएंगे, सेम ऐसे ही जो आपका हेयर है और कॉम्ब है दोनों के अंदर पार्टिकल चार्ज हो जाएंगे, जिसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे या फिर रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे, और वही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो ऑप्शन सी या हिंदी में ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस विजिबल चेंज दैट अकर इन बॉय ड्यूरिंग पुबर्टी इज। यौवन अवस्था में लड़कों में जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, डेवलपमेंट इन वॉइस बॉक्स, स्वर तंत्र का विकसित होना। उनकी आवाज़ ज़्यादा भारी हो जाती है और उनका जो लिरिंग्स होता है, जो कंठ होता है, वो थोड़ा बाहर की तरफ को निकल जाता है और उसे ही हम एडम एप्पल बोलते हैं। तो याद रखिए, यही पुबर्टी में लड़कों के अंदर सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है और उसको हम क्या बोलते हैं? एडम एप्पल। याद रखिएगा ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, aquatic animal in which fertilization occur in water are said to be। जलीय जंतु जिनमें निषेचन पानी में होता है वो क्या कहलाते हैं? मैंने पहले ही बता दिए हैं पहली वाली वीडियो में, दो तरह के एनिमल होते हैं, एक होते हैं विवीपोरस जो बच्चों को जन्म देते हैं, और ओवीपोरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं। तो एक्वाटिक एनिमल भी ओवीपोरस होंगे। उसमें क्या होता है, बेसिकली एनसीईआरटी में फ्रॉग जो मेंढक है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से मेंढक अपना फर्टिलाइजेशन करता है। जो फीमेल मेंढक होती है, फीमेल फ्रॉग होती है, वो अंडा रिलीज़ करती है और उसके बाद जो मेल फ्रॉग होता है वो अपना स्पर्म रिलीज़ करता है और वो पानी में तैरते रहते हैं और फिर वो तैरते तैरते कहाँ पर आ जाते हैं, उस एग के आप ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, ये कैसे हो रहा है, ये बाह्य फर्टिलाइजेशन हो रहा है और अंडे के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए ये ओविपोरस होगा विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, अंड प्रजनक जिनमें जो निषेचन है वो आपका बाह्य होता है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। कॉलम ए में कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ दी हैं, जो कॉलम बी में कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ दी हैं जो कुछ हार्मोन की कमी से हो जाती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे आसान है इंसुलिन डायबिटीज़, जो हमारा कौन सा ग्लैंड की वजह से रेस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारा ग्लैंड, सॉरी हाँ पैनक्रियाज भी तो हमारा एक ग्लैंड ही है। हाँ, तो पैनक्रियाज अग्नाशय की वजह से होता है इंसुलिन की कमी और वहाँ पर फिर डायबिटीज़ हो जाती है। तो सी का आपका सेकंड होगा और ऐसा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में है, तो यहाँ से एक ऑप्शन से निकाल पाना आंसर मुश्किल है। थायरॉक्सिन, थायरॉयड ग्लैंड जो है वो आपका गले में होता है और गले से संबंधित हो जाएगा आपका ग्वाइटर, तो ए का आपका थर्ड होगा, वो भी तीनों ऑप्शन में है। अब हमें देखना है ग्रोथ हार्मोन और एड्रिनल हार्मोन क्या है। अब इस बात को आप अच्छे से समझ भी लेंगे। ग्रोथ हार्मोन की कमी से जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटा ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है, वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहाँ से हार्मोन रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन जो हमारी वृद्धि में मदद करता है। और अगर वो सही अमाउंट में रिलीज नहीं होता तो हम ग्रोथ हमारी जो है वो नहीं हो पाती और बोनापन जैसी बीमारी हो जाती है, ड्रॉफिज्म हो जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन आपका 4 से कनेक्ट होगा और ऐसा ऑप्शन नंबर 4 है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और एड्रिनल हार्मोन आपके सॉल्ट के लवण असंतुलन हो, जो है ना, जो सॉल्ट का इम्बैलेंस हो जाता है वो भी एड्रिनल हार्मोन की वजह से ही होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एंट स्ट्रिंग कंटेन एसिड। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, फॉर्मिक एसिड होता है। अब आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे टार्ट्रिक एसिड किस किस में होता है, लैक्टिक एसिड किस में होता है, ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैलिक एसिड किस में होता है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ में मुझे ये भी बताएंगे कि अनियन जो प्याज होती है उसमें कौन सा एसिड होता है,
वो सब भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखेंगे। चलिए अनियन का मैं बता देती हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अनियन में होता है। बाकी आपको जितने भी एसिड पता है कि किस किस में होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव? निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? रिएक्टिविटी टेबल पिछली वीडियो में जो 50 टॉप क्वेश्चन की इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने टेबल पूरी आपको बताई थी, ताकि कहा भी था मैंने स्नैपशॉट आप खींच लें वहाँ पर। तो उसमें हमने देखा था सबसे नीचे प्लैटिनम होता है, तो प्लैटिनम तो ऑप्शन में है नहीं। उसके ऊपर क्या लिखा था? गोल्ड, इसका मतलब, और उससे ऊपर क्या था? सिल्वर। तो सिल्वर से भी कम रिएक्टिव कौन होता है? वो गोल्ड होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, अ सक्सेसफुल साइंस टीचर इज़ वन हु? एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो, सीधा आंसर बताती हूँ, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर होगा, डेवलप इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट। एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वही तो है जो बच्चे के अंदर छुपी हुई काबिलियत जो है उनको बाहर निकालेगा। क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारी वो होती है, क्रिएटिविटी होती है, हर बच्चा खोजी होता है, लेकिन टीचर उसको बाहर नहीं निकाल पाते, जिससे बच्चा जो है साइंस की तरफ जो है इंटरेस्ट जो है उसका वो नहीं बन पाता। तो बेसिकली साइंस टीचर का यही उद्देश्य होना चाहिए, जो बच्चे के अंदर अंतर्निहित योग्यताएं हैं उनका विकास करना, उनको बाहर निकालना। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ विल यू फाइंड क्रिएटिव स्टूडेंट इन अ क्लास? किसी कक्षा में सृजनशील छात्रों की पहचान कैसे करेंगे? बाय गिविंग देम मैथमेटिकल क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं। कोई एक बिग फार्मूला रटने के लिए दे दिया? नहीं। खाली पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोल दिया? नहीं। बाय आस्किंग देम टू टेल न्यू यूसेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किसी वस्तु के नए प्रयोग के बारे में बच्चे से पूछेंगे या उसको करने को देंगे, उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा। अगर वो बच्चा उसको कर पाता है, नई नई चीज़ें उसमें अप्लाई कर पाता है, तो इसका मतलब वो बच्चा जो है वो क्रिएटिव है। तो वो क्रिएटिवनेस पता लगाने के लिए बहुत अच्छा मेथड होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, और ये मैंने पिछली वीडियो में जो 50 टॉप क्वेश्चन की वीडियो थी आपकी, उसमें ये क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, और इसका आंसर मैं अब आपको बता देती हूँ। देखिए बहुत से बच्चे इसको ऑप्शन 4 से कनेक्ट कर देंगे। ऑब्जर्वेशन स्किल सम्मेटिव असेसमेंट से कनेक्ट नहीं रखती, ये आपकी फॉर्मेटिव होती है, ठीक है, क्योंकि सम्मेटिव असेसमेंट आपके साल के अंत में होता है। तो पूरे साल आप ऑब्जर्व थोड़ी कर पाएंगे और उसमें आप बहुत सी चीज़ें भूल जाएंगे। तो सम्मेटिव असेसमेंट में कभी भी ऑब्जर्वेशन स्किल नहीं आएगी, कि हम वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल को एसेस कर सकें। अब देखिए सीडीपी और साइंस में थोड़ा सा अंतर है। असेसमेंट सीडीपी में खाली समस्या का पता लगाना है और वहाँ पर समस्या का निदान जो है वो अलग होता है। लेकिन साइंस में जो हम सम्मेटिव असेसमेंट, जो लास्ट में हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, वो इसीलिए ही करते हैं ताकि जो कमियां हैं वो पता तो लगाएं, साथ में उन कमियों को हम दूर भी कर सकें। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, डायग्नोस्टिंग द एरिया ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट। छात्रों की सीखने की कठिनाइयों के क्षेत्रों का निदान करना। अब बच्चे निदान को असेसमेंट से कहेंगे कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं, वो सीडीपी में अलग हैं, लेकिन साइंस में हम असेसमेंट इसीलिए ही करते हैं बच्चे का मूल्यांकन या आकलन हम इसलिए ही करते हैं ताकि जो बच्चे की कमियां हैं वो हम दूर कर सकें। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन द स्ट्रक्चर विच गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निषेचन के पश्चात जो महिलाएं होती हैं उनके गर्भाशय की भित्ति में जो अंतःस्थापित होता है वो क्या होता है? वो आपका भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है। देखिए मेल और फीमेल गैमेट से जाइगोट बनता है, और जाइगोट भी आपका सिंगल सेल होता है। बार बार बोल रही हूँ, जाइगोट भी सिंगल सेल होता है। लेकिन जब वो जाइगोट यूट्रस में जाता है तो वो तब तक क्या बन जाता है? वो आपका भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। और एम्ब्रियो जो होता है वो आपका मल्टी सेलुलर होता है, तब वो आपका बहुकोशिकीय हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रिजल्टिंग सेल विच गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल इज द। निषेचन के पश्चात जो कोशिका नए जीव को उत्पन्न करती है वह क्या होता है? देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है वो आपका जाइगोट होता है और बाद में जाकर वो आपका क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल रिलीज होता है वो क्या होता है? वो आपका जाइगोट होता है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें सही कथन को बताना है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल। ऊतक असमान कोशिकाओं का समूह है, ये बात गलत है। टिश्यू के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ सेल होंगे, जितने भी सेल होंगे वो एक ही तरह के होंगे, तो ये बात तो हो गई गलत। एन ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ सिमिलर सेल, ये बात भी गलत है, क्योंकि ऑर्गन के अंदर, अंग के अंदर टिश्यू के अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे और हर टिश्यू के अंदर देखिए यहाँ पर राउंड हो गए, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? चपटे वाले सेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब ये सबसे मिलकर आपका एक ऑर्गन बन रहा है तो ऑर्गन के अंदर तो फिर अलग अलग तरह के सेल हो जाएंगे और ये कह रहा है सिमिलर सेल होते हैं, तो ये बात भी क्या है? आपकी गलत है। वैक्यूल्स आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। पादप कोशिकाएं में रिक्तियां नहीं होती, ये बात भी गलत है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में होते हैं, प्लांट सेल में काफ़ी बड़े होते हैं और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स रिक्तिकाएं होती हैं वो छोटे होते हैं। नेक्स्ट जो डी है यही यहाँ पर सही है। प्रोक्रियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। जो प्रोक्रियोट्स होते हैं उनमें केंद्रक नहीं होता, उनमें डिसिमिलर होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से जो केंद्रक है वो सही से नहीं होता। दे डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, जैसे कि बैक्टीरिया, तो वो प्रोक्रियोट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता और वो आपके सिंगल सेल होते हैं। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया है और हमें बताना है कौन सा प्राणी कोशिका एनिमल सेल का कॉम्बिनेशन है। देखिए, मैंने बहुत बार बता दिया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, तो पहला और दूसरा ऑप्शन हो गए बाहर। सेम ऐसे ही जो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक होता है ये भी प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी हो गया बाहर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम एनर्जी संग्रह भी बोलते हैं, एनर्जी संग्रह करने वाला हाउस भी बोलते हैं, राइबोसोम जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, और क्रोमोसोम तो हमारे केंद्रक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, और उनके अंदर भी क्या होते हैं? जीन होते हैं। तो यहाँ पर जो एनिमल सेल का सही कॉम्बिनेशन यहाँ पर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप कोई जटिल चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उस समय कौन सी विधि टीचर को यूज़ नहीं करनी चाहिए। जब आप कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो एज अ साइंस टीचर आप क्या रिकमेंड नहीं करेंगे? देखिए, यहाँ पर जो गलत होगा वो ऑप्शन 1 ही होगा मेरे हिसाब से, और यही गलत है। देखिए, जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ पढ़ाते हैं तो उस समय केवल ओपन एंडेड, यहाँ पर क्या लिखा है? ओनली। पढ़ाते समय केवल हम केवल शब्द मुक्त केवल मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछेंगे, ये बात बिल्कुल गलत हो गई। खाली हम ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछते। देखिए, जो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं वो हम तब पूछते हैं जब चीज़ें आसान होती हैं, बच्चे को पता होती हैं पहले से, और फिर हम क्या करते हैं, उसी में थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर फिर उन चीज़ों को पूछते हैं। ठीक है, तो जटिल संकल्पना हमें पढ़ानी है और उसमें अगर शुरू में ही आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ओपन एंडेड खाली क्वेश्चन पूछें वो सही नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे से सिंपल से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसके बाद हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर यही ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है केवल, ओनली ओपन एंडेड क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि इससे चीज़ें और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर गलत है। बाकी हम छोटा सा टेस्ट ले सकते हैं बच्चों का प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए, बहुत से मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम लेवल जो है क्लास का वो थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमें जो चैप्टर पढ़ाना है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है, लेकिन जो हमारा लेवल है वो थोड़ा सा तो ऊपर होगा बच्चे के, है ना, लेकिन वो क्लास के लेवल से बाहर नहीं होगा। तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो यहाँ पर पूछी है कि कौन सी इक्वेशन होती है। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 6CO2 6H2O कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन से आपको मिलता है क्या, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यूनिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्किल क्या होता है। शिक्षण कौशल में एकीकरण का अर्थ क्या होता है। जब हम चूज करते हैं प्रॉपर टीचिंग स्किल हमारे एक लेसन में, तो वही यूनिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्किल होगा। देखिए, यूनिफिकेशन एकीकरण क्या होता है, कई चीज़ों को एक साथ लेकर पढ़ाना। तो उसमें क्या होगा, हम बेस्ट मेथड को यूज़ करेंगे जो बच्चे की क्लास में काम आएगा। तो टू चूज प्रॉपर टीचिंग स्किल इन द क्लास, एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशल का चयन करना ही यूनिफिकेशन एकीकरण होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, द टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन विद अदर, वो कौन सा ऊतक होता है जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है, उसे हम लिगामेंट बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी एक हड्डी से हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियों को जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको टेंडन बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जब बोन से बोन कनेक्ट होती है तो वो लिगामेंट टिश्यू होता है, और जब बोन से मसल कनेक्ट होती है तो वो आपका टेंडन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30, द सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर आउट ऑफ द फ्लोइंग, उच्चतम ज्वलन ताप। देखिए, हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है जिसको जलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, वही हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर होगा। लो इग्निशन टेम्परेचर किसका होगा, पेपर का, पेट्रोल का, डीजल का। उनको बहुत हल्की सी आग चाहिए होती है और वो जल जाते हैं, तो उनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। लेकिन जिनको जलाने के लिए ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ती है, वो हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर वाले सब्सटेंस होते हैं, और वो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोयला। इसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। क्यों, क्योंकि आसानी से नहीं जलता, तो ज़्यादा अमाउंट की हीट जो है, टेम्परेचर हमें देना पड़ता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, द सब्सटेंस दैट विल बी फ्लैटन ऑन बीटिंग विद हैमर, पदार्थों को हथौड़े से मारने पर या पीटने पर वो जो पदार्थ हमारा चपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, वो कौन सा है। वो मेटल ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, धातु ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, आयोडीन, सल्फर, ये क्या है, ये आपके अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। कोल भी आपका नॉन मेटल है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिंक के ग्रैन्यूल। जो जिंक के दाने हैं, जब उनको बीट करेंगे तो वो फ्लैट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेयन। रेयन का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। तो वो आपका वुड पल्प होता है ना, लुगदी होता है, कास्ट लुगदी। बाद में इसी को केमिकली रूप से रिएक्शन कराकर आगे चेंज करा जाता है। तो इसका जो मुख्य सोर्स है वो आपका वुड पल्प होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, जो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके स्टेप फिर से पूछ सकते हैं, या कोई सा एक स्टेप मिस कर देगा, या कोई दूसरा स्टेप उसमें डाल देगा किसी और चीज़ का, और फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा स्टेप नहीं है, कौन सा स्टेप है। तो आपको पता होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले हम प्रॉब्लम का पता लगाते हैं, उसके बाद हम परिकल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, और उसके बाद जो हम परिकल्पना की है उससे रिलेटेड जो डेटा है वो कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं हम अपनी परिकल्पना की, और फिर हम अपने रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। तो यही 5 स्टेप होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम का पता लगाया, तो सबसे पहले सी आ जाएगा, उसके बाद हमने परिकल्पना करी, फिर बी आ जाएगा, उसके बाद हमने डेटा को कलेक्ट करा, जो परिकल्पना में हमने सोचा कि हमें क्या क्या चाहिए होगा, वो डेटा कलेक्ट करा, और उसके बाद हमने उसको टेस्ट करा, जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हमें सॉल्यूशन मिला है उस प्रॉब्लम का, और उसके बाद हम किसी रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑब्जर्वेशन नहीं आता, हम ना ही प्रॉब्लम को टुकड़ों में बांट रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आती। सिंपल से ये 5 स्टेप होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34,
फॉर एन इफेक्टिव डिस्कशन इन क्लास 7 ऑन द टॉपिक वाई स्मोक राइज अप। जो स्मोक है वो ऊपर क्यों उठता है, साइंस टीचर है, इसका डिस्कशन करना है। तो कौन सा इफेक्टिव डिस्कशन होगा ये हमें बताना है। डिस्करेज क्वेश्चन ड्यूरिंग डिस्कशन, चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, बिल्कुल गलत। साइंस में तो क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे की क्यूरियोसिटी को हमें सेटिस्फाई करना होता है। प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू द लर्नर, बच्चों को एक समान मंच देना, बिल्कुल सभी बच्चों को एक समान मंच देंगे तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी। एक्नॉलेज लर्नर रेस्पॉन्स टू सस्टेन देयर इंटरेस्ट, जी हाँ, बच्चों की जो रुचि है उसको बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करेंगे। वो जो चीज़ें कर रहे हैं हमें उनको एक्सेप्ट करना होगा, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, उनको डिमोटिवेट हम नहीं करेंगे। समराइज एंड एसेस द लर्नर आइडिया एट द एंड ऑफ डिस्कशन, ये बात भी सही है। चर्चा के अंत में हम बच्चों के जो विचार हैं उनका सारांश करते हुए आकलन करेंगे। कोई चीज़, किसी निष्कर्ष पर तो हम पहुंचेंगे ना डिस्कशन के बाद, तो ये चीज़ भी होगी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहले को छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे बी, सी और डी। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ कुड लर्निंग बी मेड मोर मीनिंगफुल फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 बाय द टीचर वाइल टीचिंग द टॉपिक सेव वाटर, शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय का अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है, इस टॉपिक को कैसे मोर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये हमें बताना है। कौन सा लर्निंग मेथड यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। आस्किंग स्टूडेंट टू डिज़ाइन पोस्टर नहीं, ऐसे लिखना नहीं, नहीं कंडक्टिंग क्विज नहीं, ये इंटरेस्टिंग नहीं बताएंगे। इंटरेस्टिंग क्या बनाएंगे, जहाँ पर बच्चे खुद से कार्य करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरव्यू पीपल इन देयर कॉलोनी अबाउट वाटर कंजप्शन एंड कैरी आउट वाटर ऑडिट, तो बच्चों को हम बोलेंगे कि आप अपनी कॉलोनी में जाओ, वहाँ पर पता लगाओ कि कैसे पानी की खपत हो रही है ना, किस तरह से लोग पानी को बचा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, एक तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिक जग जाएगा और बच्चे बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बहुत ही अच्छा फिट होता है साइंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है, ये हमें बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो आप इसको अच्छे से देख लें। वाई डू वी स्लिप ऑन अ बनाना पील, हम केले के छिलके पर क्यों फिसल जाते हैं, तो सभी बच्चों का एक सा आंसर होगा, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन, जो घर्षण है वो कम होता है। तो ये तो आपका ओपन एंडेड नहीं है, ठीक है। वॉट वुड हैपन इफ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सीज टू एग्जिस्ट, ये ओपन एंडेड है। यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर सभी बच्चे एक सा आंसर नहीं देंगे, सबके आंसर अलग अलग होंगे। कोई कहेगा कोई चीज़ चलती रहेगी, कार कभी नहीं रुकेगी, हर बच्चे का अपना अलग अलग आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ओपन एंडेड है। बाकी वाई इट इज़ ईजियर टू रोल अ बैरल ऑन द स्लाइड देन ऑन इट्स अ फ्लैट सरफेस, किसी भी सामान को लुढ़काने में ज़्यादा आसानी से वो चला जाता है फ्लैट ले जाने की बजाय, क्यों, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाता है। वाई डू बार्क कब ऑन द रोड प्रिवेंट्स स्किडिंग, ढालू जो वक्र हैं सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार बचाते हैं। तो इन सब के एग्जैक्ट आंसर होंगे, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर मल्टीपल आंसर होंगे और यही आपका ओपन एंडेड होगा, जहाँ पर बहुत सारे आंसर होते हैं और कोई भी फिक्स आंसर वहाँ पर नहीं होता, वही आपका ओपन एंडेड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, मैच करना है फिर से हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो बहुत ध्यान से इसको करें। टार्ट्रिक एसिड हमें किस में मिलता है, अनराइप मैंगो में, ग्रेप्स में, उन सब में टार्ट्रिक एसिड होता है। तो फर्स्ट का ए का आपका थर्ड होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, ये जो होता है वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, बिल्कुल सही। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो हमने अभी देखा था पीछे क्वेश्चन में, आंट के स्ट्रिंग में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका बेस है, एक क्षारक है जो हमारा सोप में यूज़ होता है। और लैक्टिक एसिड जो है वो हमारा दूध, जितने भी दूध से रिलेटेड सब्सटेंसेस होते हैं, दूध दही, उनमें आपका लैक्टिक एसिड होता है। तो ए का आपका क्या होगा, ए का तो हो जाएगा थर्ड, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ, बी का फिफ्थ ये रहा, ठीक है। और सी का क्या हो जाएगा आपका 4 ये रहा, और डी का आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो वो ऑप्शन 1 में है। तो आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाने वाला है यहाँ पर, ऑप्शन 1। याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों बेस हैं, दोनों क्षारक हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा सोप साबुन में
पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज। देखिए, चाहे ब्रेड की प्रिपरेशन हो, चाहे हम श्वसन करें, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था ना कि जो ईस्ट होता है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है ब्रेड के अंदर, और वहाँ पर क्या रिलीज़ करता है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ करेगा ही करेगा, है ना। और साथ में हमने देखा था अल्कोहल भी रिलीज़ करता है। तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड में, क्योंकि वहाँ पर ईस्ट इन्वॉल्व होता है, जो रिलीज़ करता है क्या, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, जो काफ़ी बहुत, मतलब ये कहेंगे काफ़ी नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। फिनोफ्थलीन, यहाँ पर तो मैंने सिंपल से कर दिया है, लेकिन कभी कभी बहुत टफ करके दे देता है क्वेश्चन, बड़ा सा बना देगा। लेकिन याद रखिए, घबराना नहीं है, उसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। जब भी फिनोफ्थलीन की बात आ जाए, ये एक सूचक है, ये एक इंडिकेटर है, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम इंडिकेटर है, ठीक है। अब इसको टेस्ट यूज़ करते हैं हम ये टेस्ट करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है। देखिए, जो फिनोफ्थलीन होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, वहाँ पर वो कलरलेस रहते हैं। लेकिन जो फिनोफ्थलीन का सॉल्यूशन है, जिसको हम फ्लोफ्थलीन को इंडिकेटर की तरह जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो बेस का सॉल्यूशन है उसको वो पिंक कर देता है। तो याद रखिए, जो फिनोफ्थलीन है वो बेस के साथ पिंक हो जाते हैं और एसिड के साथ कलरलेस रहते हैं। सेम ऐसे ही सॉल्ट के साथ, जैसे यहाँ पर क्या दे देगा, आपका कोई एक सॉल्ट दे देगा और आपसे पूछेगा क्या सॉल्ट के साथ फिनोफ्थलीन रिएक्ट करता है, नहीं, वहाँ पर भी वो कलरलेस रहेगा। अब एसिड की जहाँ जगह यहाँ पर HCl दे सकता है, तो उस केस में भी कलरलेस रहेगा। बेस की जगह अभी हमने पीछे देखे थे, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो सारे आपके क्षारक हैं, बेस हैं, उनके केस में फिनोफ्थलीन क्या देगा, पिंक कलर देगा। और आपका NaCl, जो आपका सोडियम क्लोराइड है, ये एक सॉल्ट है, इसके केस में भी ये कलरलेस रहेगा। चाहे आपका शुगर का सॉल्यूशन हो, उस केस में भी वो कलरलेस ही रहेगा। तो फिनोफ्थलीन खाली बेस सॉल्यूशन के साथ उसका कलर चेंज कर देता है, और वो क्या कर देता है, पिंक कर देता है, गुलाबी कर देता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन 2019 के पेपर में भी बना था। देखिए, लास्ट टाइम पे 1-2 दिन पहले मैं 2019 का जो पेपर था, जो पिछली बार पेपर आया है, उसको एक बार फिर से सॉल्व करा दूंगी, ताकि जो चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर के जो लास्ट टाइम में आया होता है उससे रिपीट हो जाती हैं, तो वो चीज़ भी हम कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर हमें ये बताना है। देखिए, जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनी होती हैं, और ये हमने काफ़ी बार बताया है कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसको हमारे हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्टों में लेकर जाती हैं, ये बात सही है। और जो वेन्स होती हैं, जो शिराएं होती हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है उसको हमारे डिफरेंट पार्ट से लाकर कहाँ लाती हैं, हमारे हार्ट, हमारा जो हृदय है वहाँ पर वापस लाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट तो सही हैं। वेन्स एंड आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, यही पॉइंट यहाँ पर गलत है। वेन्स की तो थिन वॉल होती हैं, पतली पतली वॉल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रक्त का फ्लो होता है वो धीरे धीरे होता है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहा होता है हार्ट की तरफ वापस। लेकिन जब आर्टरीज जो हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट में ब्लड लेकर आती हैं, तो उनमें जो प्रेशर होता है वो बहुत तेज़ होता है। तो उस केस में जो इनकी वॉल होंगी, नलियों की, वेसल्स की वॉल होंगी, वो थिक होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों की वॉल थिक होती हैं, दोनों की वॉल थिक नहीं होती, आर्टरीज की वॉल थिक होती हैं और वेन्स की वॉल जो हैं वो थिन होती हैं। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर गलत है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, कौन सा यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है, ये हमें बताना है। देखिए, केमिकल चेंज में क्या होगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा और रिएक्शन होगी, ठीक है। ट्विंकल ऑफ स्टार, ये एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो चमक रहे हैं, तो यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, तो ये तो फिजिकल है। कटिंग ऑफ फ्रूट को हमने सिर्फ काट दिया, उसकी अवस्था, उसकी शेप में हमने चेंज कर दिया, अवस्था में नहीं, सॉरी, उसकी शेप में चेंज कर दिया, तो वो भी उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल चेंज तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसमें हमने क्या करा, उसकी अवस्था, उसकी स्टेट को बदल दिया, जो पानी था वो भाप बन गया, ठीक है। अगर उसको ढक्कन से ढक देंगे तो वो पानी फिर से रह जाएगा, तो ये भी आपका फिजिकल चेंज होता है, याद रखिएगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। लेकिन कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, इसमें क्या होगी, कच्ची वेजिटेबल आपकी पक जाती हैं, तो वो आपका केमिकल चेंज होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और केमिकल चेंज में ज़्यादातर चीज़ों को हम वापस नहीं कर सकते, जैसे दूध से आपने दही बना दिया, तो दही से आप दूध नहीं बना सकते, तो वो आपका एक केमिकल चेंज ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 42। जैसे पिछली बार आपका पोलर बियर से क्वेश्चन आया है, हो सकता है इस बार आपको पेंगुइन से क्वेश्चन मिल जाए। एनसीईआरटी में पेंगुइन की भी बात हुई है, तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है पेंगुइन के बारे में। ठीक है, डायग्राम में मैंने आपको पेंगुइन दिखा भी दी हैं। दे हडल टुगेदर, वो झुंडों में एक साथ रहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है, वो झुंडों में एक साथ रहती हैं। दे कैन नॉट स्विम, यही बात यहाँ पर गलत है। ये तो बहुत अच्छा स्विम करती हैं, काफ़ी गहराई तक स्विम कर लेती हैं, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर सी, दे हैव वेब्ड फीट। देखिए यहाँ पर मैंने दिखा भी दिए हैं, जो इनके फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं ताकि वो आसानी से स्ट्रेट खड़ी हो सकें। तो इनके जो फीट हैं वो वेब्ड होंगे इस तरह से, जैसे जाल होता है तो कुछ इस तरह से वेब्ड फीट इनके होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दे हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडी, इनका शरीर सुडोल होता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर जो पॉइंट गलत था वो ऑप्शन बी था, दे कैन नॉट स्विम। चारों पॉइंट याद रखिएगा ध्यान में, जो पेंगुइन होती हैं वो स्विम करती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही गलत था। बाकी सब आप अच्छे से इसका स्नैपशॉट खींच लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ये कह रहा है यहाँ पर एक्स जो है 3 थर्मामीटर, ये इसकी वजह से आने से नीचे वाला थर्मामीटर छुप रहा है, एक बार आप देख लीजिएगा। ये वाला जो 3rd नंबर पर तो थर्मामीटर दिया है इमेज में, वो भी आपका टेम्परेचर नापने के लिए होता है जब आपको बुखार वगैरह हो जाता है। और पहला वाला जो थर्मामीटर है वो भी आपका बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए ही होता है। तो ये यहाँ पर यही कह रहा है, इस पिक्चर में 3 थर्मामीटर दिए गए हैं, तो हमें बताना है किससे तो हम बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करेंगे और किससे हम पानी, बॉइलिंग वाटर को मेज़र करेंगे, उबलते हुए पानी को मेज़र करेंगे। तो जो थर्मामीटर पहला है और तीसरा थर्मामीटर है, जो हमारा फर्स्ट और थर्ड थर्मामीटर है, इनको तो हम बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। आजकल इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर आते हैं नहीं, और पहले तो हमारे ये क्लिनिकल थर्मामीटर हुआ ही करते थे जिनमें मरकरी होती है, पारा होता है। ठीक है, और जो ये दूसरे नंबर का थर्मामीटर है ये आपका बॉइलिंग टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए होता है, बड़ा सा थर्मामीटर होता है और इसकी रेंज ज़्यादा होती है। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, चलिए इसकी रेंज मैं नहीं बता रही हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है अब क्या, कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इनकी रेंज कितनी होती है, और ये जो बॉइलिंग थर्मामीटर होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर भी बोलते हैं, इनकी रेंज कितनी होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्या कह रहा है। देखिए ये बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना भारी नहीं है, तो घबराना नहीं है। पेडागोजी का क्वेश्चन देख के उसको पढ़ना है और बस अपनी समझ के साथ उसको करना है। अ टीचर बिफोर बिगिनिंग टू टीच डाइजेशन टू क्लास 6 स्टूडेंट प्रोवाइड देम विद द आउटलाइन डायग्राम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड आस्क देम टू ड्रॉ ऑल पार्ट थ्रू विच दे थिंक द फूड वुड ट्रेवल फ्रॉम माउथ व्हेन दे ईट। व्हाट कुड बी द टीचर पर्पस फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कर क्या रही है टीचर, टीचर को एक टॉपिक पढ़ाना है पाचन, और उसको पढ़ाने के लिए टीचर ने क्या करा, बच्चों को एक पेपर दे दिया, रेखा चित्र दे दिया और कहा कि सभी अंगों को चित्रित करें जहाँ से भोजन जो है वो होकर गुजरता है। तो टीचर ऐसा क्यों कर रही है, टीचर ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसको ये पता लग जाए कि बच्चे को पहले से कितना आता है या कितना नहीं आता। देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए हैं, टू इवेल्युएट स्टूडेंट ड्राइंग स्किल, ड्राइंग स्किल की तो कोई बात ही नहीं है साइंस में। ठीक है, याद रखना डायग्राम हम बनाते हैं वो बच्चे की चीज़ों को डीपली समझने के लिए, ना कि उसकी ड्राइंग स्किल को अच्छा करने के लिए। टू जज स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, अभी तो टीचर सिर्फ जानने की कोशिश कर रही है कि बच्चे को कितना आता है या नहीं आता, तो जज तो नहीं कर रही। और फिर यहाँ पर लिख दिया ग्रेड, ग्रेड की तो हम बात करते ही नहीं है, बच्चों को ग्रेड में करेंगे। ठीक है, ग्रेड देना उनको, तो ग्रेड को तो साइंस में क्या पूरी पैडागोजी में ही गलत बताया गया है, मार्क्स और ग्रेड को, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया या सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। टू इन्वेस्टिगेट स्टूडेंट प्रायर आइडियाज़ related to human bodies and digestion so that the future teaching learning session can be accordingly planned। यही बात यहाँ पर सही है, टीचर यही देखना चाहती है, उनके जो पूर्व के विचार हैं उनकी पड़ताल करना चाहती है, ताकि जो आगे उसे शिक्षण का अधिगम करना है वो किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से प्लान करना है, वो अच्छे से कर सके। वो ऐसा इसलिए ही कर रही है सिर्फ बच्चों की प्री नॉलेज को पता करने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड ही यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए देखने में बड़ा था, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर बताना बहुत ही आसान था।
Next question, question number 45. Which one of the following is a reason for a teacher to consciously introduce different stimuli in her lesson plan? ये कह रहा है कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से एक टीचर को अपने लेसन प्लान पाठ योजना में अलग अलग स्टिमुली, अलग अलग उद्दीपनों को स्थान देना चाहिए। हमें जैसे कभी चार्ट यूज़ करना चाहिए, हमें कोई और मटेरियल यूज़ करना चाहिए, अलग अलग गैजेट का यूज़ करना चाहिए। गैजेट वर्ड यहाँ पर गलत होगा, अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे साइंस में बहुत सी चीज़ें होती हैं, कोई स्ट्रक्चर ला कर दिखा दिया, तो इस तरह की चीज़ें अलग अलग स्टिमुली उद्दीपनों का यूज़ करते हुए बच्चे को पढ़ाना चाहिए। तो वो ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? टू एड्रेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संबोधित करने के लिए ही टीचर ऐसा करती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 3 ए स्टूडेंट एग्जिबिट द 3 ट्रेट ABC अकॉर्डिंग टू द 3 डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस फॉर द 3 डिफरेंट डोमेन। ठीक है, एक विद्यार्थी निम्नलिखित 3 गुण ABC प्रदर्शित करता है व्यक्तित्व के तीनों क्षेत्रों के अनुसार। 3 अलग क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, ये हमें बताना है। देखिए ए में क्या कह रहा है, डज नॉट वेस्ट, ये कहा जा रहा है डज नॉट वेस्ट द वाटर वाइल यूजिंग इट, पानी का उपयोग करते हुए इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो ये इसका क्या व्यक्तित्व को दर्शाता है? तो यहाँ पर ये भावात्मक है ना, बच्चा इफेक्टिवली, यहाँ पर दिल से, मतलब जब इमोशन के साथ बच्चा कोई बात करता है तो वो आपकी भावात्मक होती है। तो यहाँ पर यही तो कह रहा है बच्चा कि पानी का हमें उपयोग सही से करना चाहिए, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इमोशनली उस चीज़ को समझ रहा है। तो यहाँ पर भावात्मक पक्ष बच्चे का कौन सा डोमेन शो हो रहा है? इफेक्टिव डेवलपमेंट। यहाँ पर ये CDP का शब्द बार बार याद आता है, तो भावात्मक पक्ष जो है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर पानी का रासायनिक सूत्र सही बताना। तो यहाँ पर बच्चा चीज़ें याद कर रहा है कुछ तरह से, तो वो मस्तिष्क, तो यहाँ पर बच्चे का संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। उसके बाद पानी के नमूने का आयतन सही मापना, अकॉर्डिंगली मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर बच्चा कोई क्रिया कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो वो उसका साइकोमोटर है, मनोगतिक है, यहाँ पर कोई एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ पर तीनों डोमेन कौन से हैं? पहले से तो हमें भावात्मक दिख रहा है बच्चे के अंदर, दूसरे में क्या हो रहा है, वो कुछ चीज़ याद कर रहा है, तो वो मस्तिष्क संज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव है, और तीसरे नंबर पर कोई एक्टिविटी वो कर रहा है, तो वो आपकी साइकोमोटर हो जाएगी। और यही 3 इंपॉर्टेंट डोमेन होते हैं बच्चे के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज, खमीर, मशरूम और ब्रेड मोल्ड में पोषण के तरीकों के इस्तेमाल किए जाने वाले के लिए हमें शब्द बताना है। ये क्या होते हैं? ये आपके मृतजीवी होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में 47 नंबर डालकर मुझे बताएंगे कि ऑटोट्रॉप का क्या एग्जाम्पल है, इंसेक्टिवोरस का कौन सा एग्जाम्पल है, और पैरासाइट का कौन सा एग्जाम्पल है। और ये हमने बहुत बार करे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में 47 क्वेश्चन डालेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या ऑटोट्रॉप्स हैं, कौन से इंसेक्टिवोरस हैं, और कौन सा पैरासाइट है। ठीक है, और भी अगर आप चीज़ें जानते हैं तो वो भी आप डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इस तरह के स्टेप पहले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस बार पूछ सकता है ये मेथड क्या होता है। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, केचुओं की मदद से जो हम क्या कहते हैं, खाद तैयार करते हैं, उस विधि को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। बाकी आपको वर्मी कंपोस्टिंग के स्टेप ज़रूर पता होने चाहिए। सबसे पहले हम एक गड्ढा खोदते हैं अपने गार्डन में या कहीं फील्ड में, उसमें हम रेत डालेंगे, उसमें हम सैंड की परत बिछा देंगे। उसके बाद जो हमारा कूड़ा है, जो हमारे पील्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो उसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा पानी की बूंदें छिड़केंगे। और उसके बाद जो हमारे अर्थवॉर्म होंगे, जो केंचुए होंगे, वो हम उसके अंदर डाल देंगे। और उसको बाद हम गनी बैग, जो बैग्स होंगे, उनको हम उससे कवर कर देंगे और 3-4 हफ्ते के लिए हम छोड़ेंगे। और उसके बाद जो आपका खाद है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और यही आपका वर्मी कंपोस्टिंग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, साइंस कैरिकुलम शुड एम टू, विज्ञान पाठ्यचर्या उद्देश्य होना चाहिए क्या, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें सीधा सा आंसर दिख रहा है अपना ऑप्शन नंबर 4, कल्टीवेट ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता, क्रिटिकल थिंकिंग तार्किक चिंतन, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस, पूर्व ग्रह से मुक्ति को विकसित करना। बच्चा के अंदर से डर और ये जो उल्टी सीधी बातें होती हैं, है ना, वो सारी चीज़ें बच्चे के दिमाग में नहीं होनी चाहिए, उन सब से बच्चा दूर होना चाहिए। तभी तो बच्चा क्या करेगा, नई चीज़ों की खोज करेगा। अगर उसके अंदर डर होगा, वो चीज़ों को सोचेगा ये कैसे, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये गलत है, ऐसे नहीं करना, तो वो चीज़ें होंगी तो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो उस केस में वो फ्री होना चाहिए फियर से और प्रेजुडाइज से, जो पूर्ण धारणाएँ होती हैं कि ये चीज़ें हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए, हमें शाम के समय ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ों से बच्चा फ्री होना चाहिए। इस तरह का हमारा साइंस का कैरिकुलम होना चाहिए। बाकी कल्टीवेट ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता हो, है ना, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो ऑप्शन 4 ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का एक प्रकार नहीं है। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो इस तरह से ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर सबसे ज़्यादा करना है। और एक बात और आप सुन लीजिए, अब इसके बाद हम बस जो करेंगे वो ये होगा कि 1-2 दिन पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर एक बार और करा दूंगी, और चीज़ें आपकी बिल्कुल अप टू डेट हैं। आप वीडियो सेशन को देखें, अपने नोट्स पढ़ें, है ना, जितनी भी वीडियोस हैं आप वो फिर से रिवाइज कर सकते हैं। जो टॉपिक में डाउट है वो टॉपिक सीरीज़ में जाके देखें, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, पैडागोजी देखें, तो सारी चीज़ें आप करके जाएंगे तो आप साइंस में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।